नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा बलि का बकरा, या ज्यादा ठीक होगा किसको बनाया जाएगा बलि का बकरा उत्तर प्रदेश की हार के लिए? देखिए, ये तो बिल्कुल फैक्ट है। मोदी जी की जो बीजेपी है, तो मोदी जी अल्पमत में है। एनडीए को मिला के वो अपना मेजॉरिटी मार्क्स तक पहुंचे हैं, लेकिन मोदी जी जिस तरह के दावे करते थे, जिस तरह के वक्तव्य देते थे, जिस तरह की भाषा और भंगिमा उनकी थी, उस पर मोदी जी को बहुमत नहीं मिला है। और उसकी सबसे बड़ी चोट, जो सबसे बड़ी चोट लगी है, तो वो उत्तर प्रदेश से लगी है। उत्तर प्रदेश में 29 सीट करीब बीजेपी ने गंवाई, महाराष्ट्र में करीब 23 सीट गंवाई, तो उत्तर प्रदेश से बड़ी चोट भी लगी है। क्योंकि आप इशारा समझ ही गए होंगे, बहुत से लोगों का यह है कि किसी तरह से योगी आदित्यनाथ जी को, जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उनको उनके सिर पे इस हार की जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ा जाए। लेकिन मैं थोड़ा आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स, कुछ उसकी बात कर लूं, और फिर हम लोग ये भी बताएंगे कि कहां क्या कैसे हो रहा है। 2019 में बीजेपी ने 62 और बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल ने 2 सीटें, कुल 64 सीटें एनडीए ने जीती थी। 2024 में बीजेपी 62 से आ गई है 33 पे, करीब करीब आधी सीट, और उनके सहयोगी दल ने जो 2 सीटें थी वो 3 हो गई, 2 आरएलडी ने जीती और 1 अपना दल ने। तो बीजेपी का अपना परफॉर्मेंस तो बहुत खराब रहा। बीजेपी अब आ गई 36, एनडीए आ गया 36 पे। 2019 में जो इंडिया अलायंस था, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है, अभी समाजवादी पार्टी ने 2019 में 5 सीट, कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी, कुल 6 सीटें। लेकिन इलेक्शन से पहले 2 बाई इलेक्शंस हो चुके थे 2019 और 2024 के बीच में, जिसमें सपा 2 सीटें हार चुकी थी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं 4 ही सीट थी, एक तरह से आप कह सकते हैं 2019 का अगर आंकड़ा लें तो 6 सीटें थी। यहां से छलांग मारी 2024 में अखिलेश यादव 5 से पहुंचे 37 पे, और कांग्रेस पार्टी 1 से पहुंची 6 पे। कुल 43 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली। अब मैं एक सिलसिलेवार बताता हूं कि कौन कौन लोग हारे और किसकी जिम्मेदारी और कहां होना चाहिए। उत्तर प्रदेश ने कुछ नामी गिरामी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हराया। सबसे प्रमुख नाम स्मृति ईरानी है, बड़े बेआबरू के उनको वो हारे। अजय मिश्रा टेनी है, अजय मिश्रा टेनी जिनके लड़के ने मतलब जैसा आरोप है 4 किसानों को अपनी जीप से रौंद दिया था क्योंकि उनको गुस्सा आ गया था। कोई ये नहीं था कि एक्सीडेंट, मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हो गया, कोई वो कार फिर नहीं, वो आके गुस्से में उन्होंने रौंद दिया था, ये आरोप है। टेनी जी के जब प्रचार के लिए अमित शाह आए तो उन्होंने कहा कि अरे इनको आप जिताइए, मैं इनको और बड़ा आदमी बना दूंगा। तो सबको डर ये लगा कि अभी तो 4 ही आदमी रौंदे गए हैं, कहीं बड़े आदमी बन जाए तो पूरा ट्रक रख ले आके किसको किसको रौंदने लगे। अब इसके बाद और मैं इंपॉर्टेंट नाम बोल रहा हूं, संजीव बलियान। संजीव बलियान बिल्कुल नाक का बाल थे। 2014 में जब मोदी जी आए तो पहले ही बार उनको, मतलब चूंकि वो दंगा, मतलब उनके पीछे दंगे का टैग लगा हुआ था, तो गुजरात दंगे, उत्तर प्रदेश में जो हिंदू मुस्लिम दंगे, उन सब के उसमें उनको 2014 में ही मंत्री बना दिया गया था, इतने खास थे। महेंद्र पांडे चंदौली से हार गए, साधिर निरंजन ज्योति ये हार गए। तो बड़े बड़े दिग्गज उत्तर प्रदेश में जो एक तरह से फेस थे भारतीय जनता पार्टी का, वो लोग को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन इन सब में जो सबसे करारी हार हुई, और जहां पे जिसको कहते हैं ना कोई जगह नहीं मिल रही है मुंह छुपाने की, और जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है, उसका जो मैनिफेस्टेशन हो रहा है उस हार का, वो बीजेपी की तरफ से सिर्फ गाली देना हो रहा है कि अयोध्या और फैजाबाद के लोगों को गाली देने के अलावा और कुछ बीजेपी की तरफ से नहीं आ पा रहा है। और वो सबसे बड़ा जो जीत है वो अयोध्या से अवधेश प्रसाद जी, उस कंस्टिट्यूंसी का नाम फैजाबाद है, अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के दलित, उससे जनरल सीट से जीत के आए और ठीक से जीत के आए। तो वो एक बड़ा अपसेट था। राम मंदिर किसकी बात कौन कौन सबसे ज्यादा करता था, मतलब राम मंदिर किसके, सुबह शाम से राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर। मोदी जी, याद है ना, आप पूरे राम मंदिर पे आप पूरा इलेक्शन लेके जा रहे थे। वहां उस राम मंदिर के, जहां पे वो राम मंदिर बना है, वहां के लोगों ने क्या वर्डिक्ट दिया है, उसका थोड़ा अगर आप सम्मान करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। फिर अब मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स इसलिए समझाऊं कि वो जरा समझना होगा, नहीं तो मोदी 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 की आपकी जो
आवाज है उसमें ये सब चीजें दब जाएंगी। 2019 में मोदी जी को की जो जीत थी वो 4,27,000 वोट से थी, ये याद रखिएगा। और 2024 में जो 4,27,000 वोट से 2019 में जीते थे, 24 में आके वो 1,52,000 रह गए। मतलब आप समझ सकते हैं, 4,27,000 1,52,000 कितने मोदी जी नीचे आए, ये देखने वाली बात है। 2014 में एक और ध्यान देने वाली बात है, 2014 में मोदी जी को वोट मिले थे 6,12,000 वोट जो माफ कीजिएगा 2019 में मोदी जी को वोट मिले थे 6,74,000 6.74 लाख। टोटल वोट प्रतिशत का जो 2019 में 63.62%। 24 आते आते मोदी जी के जो टोटल वोट है उस बार मिले थे 6,74,000, 2024 में मिले हैं 6,12,000। नंबर ऑफ वोट भी कम हो गए हैं, नंबर ऑफ वोट भी मोदी जी के कम हो गए हैं 2019 के मुकाबले। मत प्रतिशत भी जो 63.62 था वो अब गिर के 54.24% रह गया है। ये भी एक है कि मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है या जो मोदी करिश्मा है, वो मोदी तिल्स्म है, वो टूट चुका है। मैं एक चीज और बता दूं इसलिए क्योंकि वो समझना जरूरी है। 2019 में ऐसा नहीं, देखिए 2019 में कुल वोट पड़े थे 10,60,000 और 2024 में कुल वोट बढ़े हैं 11,30,000। नंबर ऑफ वोट्स तो बढ़े लेकिन मोदी जी के वोट कम हो गए, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं हालांकि आज की चर्चा के विषय में इसका कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी एक मन में एक सवाल आता है, इसलिए मैं इसका जवाब दे रहा हूं। राहुल गांधी ने रायबरेली में क्या हुआ? रायबरेली में सोनिया गांधी 2019 में 5,34,000 वोट पाई थी, 5.34 लाख। ये कुल वोट का 55.83% या कुछ ऐसे था। लीड जो सोनिया गांधी की थी 1.67 लाख से की थी, मैं 2019 की बात कर रहा हूं। और टोटल वोट जो उस बार पड़े थे, टोटल रायबरेली में वोट पड़े थे 9,59,000 वोट। अब जरा 2024 की बात कर लें, कुल वोट पड़े 10,36,000, तो वोट करीब करीब मोटे तौर पे करीब 76,000 वोट बढ़े। वहां पे 70,000 प्लस वहां पे भी बढ़े थे बनारस में। लेकिन राहुल गांधी को 2019 में सोनिया गांधी के 5,34,000 के मुकाबले वोट मिले 6,87,000, 6.87 लाख। सोनिया गांधी को मिला था 55.82%, यहां मिल रहा है 66.17%। और एक बात हरदम याद रखिएगा, राहुल गांधी रायबरेली लास्ट मिनट आए थे, 3 मई को आए थे और शायद 19-20 मई को वोट हो गया था। मोदी जी पिछले 10 साल से लगातार बनारस के एमपी हैं और वो क्या करते रहते हैं वो सामने दिख रहा है। और सोनिया गांधी 2019 में जीती थी 1.67 लाख वोट से। राहुल गांधी 2024 में जीते हैं 3,90,000 वोट से, 3.90 लाख वोट से। ये समझना जरूरी है। अब मैं क्योंकि ये समझते चलिए कि कौन जिम्मेदार है, किसका घटिया रिजल्ट आया है, कौन फेल हुआ है और कौन पास हुआ है, ये समझना जरूरी है। अब जरा एक और कंपैरिजन आपको समझा दूं। मोदी जी वाराणसी से जीते, लेकिन मोदी जी की जितनी अगल बगल की सीटें हैं, जो सीट भाई होता ही है कि अच्छा अब भाई इतने बड़े नेता लड़ रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री मोदी जी लड़ रहे हैं, तो अगल बगल का क्या हो रहा है? अगल बगल की सीटों का अभी हाल जान लीजिए। मिर्जापुर में अपना दल की अनुप्रिया पटेल जीत गए, जो उनका सहयोगी दल है, और वो एक सीट जीत पाए। नहीं तो उनकी जो अगल बगल, मछली शहर बीजेपी हारा, इंडिया गठबंधन जीता। चंदौली बीजेपी हारा, इंडिया गठबंधन जीता। गाजीपुर बीजेपी हारी, इंडिया गठबंधन जीती। जौनपुर बीजेपी हारी, इंडिया गठबंधन जीती। मोदी जी की अगल बगल सारी सीटें इंडिया गठबंधन जीत गई, बीजेपी हारी। ये मोदी मैजिक था। अब फिर एक कंपैरिजन हो जाए राहुल गांधी, क्योंकि ये भी वाजिब वो है कि राहुल गांधी ने कौन सा तीर मार लिया। तो उन्होंने तीर ये मारा
कि 3 मई को अनाउंस करते हैं, रायबरेली जीता और अगल बगल की कंस्टिट्यूंसी, उन्नाव एक कंस्टिट्यूंसी थी जो उनसे लगती हुई कंस्टिट्यूंसी में ठीक लगी हुई पड़ोसी कंस्टिट्यूंसी, जहां पे बीजेपी जीती। बाकी अमेठी इंडिया गठबंधन जीता, बाराबंकी इंडिया गठबंधन जीता, मोहनलालगंज इंडिया गठबंधन जीता, फतेहपुर इंडिया गठबंधन जीता, कौशाम्बी इंडिया, ये सारी जो अगल बगल सीटें थी उसमें 6 में से 5 सीट राहुल गांधी जी जिता के लाते हैं। मोदी जी अगल बगल सीटों में जो 5 सीटें लगती हैं उसमें एक उनका सहयोगी दल जीतता है और 4 को मोदी जी डुबा के आते हैं। अब यहां से ये चर्चा शुरू होती है कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर क्यों चाहते हैं कि उनको इसका जिम्मेदार बनाया जाए। लेकिन उसको करने से पहले एक चीज और समझिए, योगी आदित्यनाथ जी का क्या परफॉर्मेंस है लोकसभा 2024 में। भाई वो गोरखपुर से आते हैं, गोरखपुर से सांसद रहे हैं, मतलब जब मुख्यमंत्री नहीं थे उससे पहले लगातार गोरखपुर को रिप्रेजेंट करते रहे हैं। तो उनकी स्थिति क्या है, गोरखपुर जीते, गोरखपुर जो मंडल है उसकी सारी सीटें जितवाए, बांसगांव जितवाए, देवरिया जितवाए, कुशीनगर जितवाए, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव सारी जीते, डुमरियागंज जितवाए। ये जो मैं उन सीटों की बात कर रहा हूं जो लगी हुई सीटें। एक सीट जो उनसे लगी हुई है उसका नाम है संत कबीर नगर, वहां पे इंडिया गठबंधन जीत गया। और वो समझना जरूरी है कि वहां क्यों जीता। वहां पे योगी जी को लगातार योगी जी के बारे में अपशब्द बोलना, उल्टी सीधी बातें करना, खराब बयान देने वाले संजय निषाद पार्टी बना के अमित शाह के बिल्कुल चहेते खास आदमी, उनके लड़का संजय निषाद के लड़के प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से सांसद थे और वहां पे वो चुनाव हार गए। तो वो उसका ठीकरा मुझे लगता है कि योगी जी के सिर पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे वो अपने कर्म से हारे। उसके बारे में मैं कई बार बोल चुका हूं, इसलिए उसको फिर रिपीट नहीं करूंगा। अब 2001 और चीज समझिए, 2022 में हुआ क्या। 2022 में हुआ ये, अच्छा ये भी जान लीजिए, मोदी जी 5 में 4 में फेल, 1 में जो उनका नहीं है अपना दल पास, राहुल गांधी 6 में 5 इंडिया गठबंधन, 1 बीजेपी, और योगी जी के अगल बगल जो सीटें हैं उसमें 6 में 5 बीजेपी, 1 संजय निषाद जो हारे, जो कायदे से टेक्निकली संजय निषाद को दी गई थी, वो कोई बीजेपी की सीट नहीं थी। अब 2024 में हुआ क्या और क्यों, ये देखिए जिम्मेदार तो मोदी जी हैं। क्यों मोदी जी हैं? 2024 का पूरा इलेक्शन मोदी जी के काम पे और मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा था। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी के सिवा कौन, वेयर इज द ऑल्टरनेटिव। और मोदी जी सारी पोस्टर, और उसमें केवल मोदी जी और मोदी जी छाए हुए थे, कोई दूसरी फोटो नहीं लग रही थी। तो मोदी जी का नाम, मोदी जी का काम, मोदी जी की गारंटी। और अब जब हार गए हैं तो योगी का नाम, योगी जी की फोटो कहीं देखी, कहीं देखा कि योगी जी की गारंटी है? कहीं आपने सुना था शुरू में? अब इसके सामने जब 2024 के सामने योगी जी का 2022 भी कंपेयर कर लेना चाहिए, जो विधानसभा इलेक्शन था। 2022 में योगी जी के नाम और काम पर 2022 का विधानसभा इलेक्शन लड़ा गया था। उसमें 2 चीजें मैं इसलिए कह दूं कि कभी कभी वो लगता है वो एक्चुअली क्या है ना, अंक, वो जो नंबर्स होते हैं वो आप कैसे पेश करें, ये मैं कई बार कह चुका हूं। 2022 में योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी की 255 सीटें आई, 17 में आई थी 312। तो हर जगह ये कहा गया भाई 57 सीटें हार गए, 57 सीटें। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 2017 में बीजेपी को वोट मिले थे 39.67%, 2022 में बीजेपी को वोट मिले हैं थे 41.29% अंडर यो। तो वोट परसेंटेज बढ़ाया था, सीटें घट गई थी। अब हार का ठीकरा योगी जी पर क्यों? सबसे एक से मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूं प्रमुख कारण यह है कि अमित शाह जी की राह को आसान बनाना है, उनके सामने कोई चैलेंज करने वाला ना हो। जब भी मोदी जी ये बनाए, ये सोचे कि अब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, अब किसी को हैंडओवर करना है, तो वो उनके लिए केवल अमित शाह और अमित शाह है। ये सारा कुछ जो किया जा रहा है वो अमित शाह की राह को आसान करने के लिए किया जा रहा है। अब इसमें एक एंगल आया है,
मोहन भागवत जी वेडनेसडे को जाके गोरखपुर चले गए थे, 5 दिन गोरखपुर रहे, 5 दिन गोरखपुर रहे, और योगी जी रविवार को गोरखपुर पहुंचते हैं। जैसा सूत्र बताते हैं, हालांकि इंडियन एक्सप्रेस ने तो छाप दिया कि 2 बार उनकी मीटिंग हुई, जैसा सूत्र है और जैसा हुआ है, योगी जी की और आरएसएस प्रमुख भागवत जी की कोई मीटिंग नहीं हुई। ऐसा भी कहा जा रहा है कि योगी जी की तरफ से 2 बार प्रयास हुआ बात करने का, लेकिन वो नहीं मिल पाया। योगी जी अगर गोरखपुर जा रहे हैं और ये जान रहे हैं कि मोहन भागवत वहां है, तो मैं इसको कोइंसिडेंस नहीं मानूंगा। मोहन भागवत अगर 5 दिन के लिए गोरखपुर अपने को रोक के और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो इसको भी मैं कोइंसिडेंस नहीं मानूंगा। कहा यह जा रहा है कि वो फीडबैक ले रहे हैं, और फीडबैक में ये पहले ही से रिजल्ट मालूम है कि किसी तरह से ये बताओ कि योगी जी की वजह से ये सब हार हुई है। एक चीज जरा समझ लीजिएगा कि मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि ये थोड़ा समझने वाली चीज है। आरएसएस का अपना संगठन बीजेपी है, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आरएसएस, लेकिन योगी जी आरएसएस और बीजेपी के नहीं है। योगी जी का जो मातृ संगठन है, जहां से वो उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की, तो वो हिंदू महासभा है, और हिंदू महासभा और आरएसएस के बीच में बहुत ज्यादा खींचतान है। दोनों लोग एक दूसरे को नहीं देख पाते। ये आज से नहीं है, सावरकर और गोलवलकर साहब के जमाने से, आज से नहीं है। तो बहुत से लोग कहते हैं ना कि वो आरएसएस का है, वो आरएसएस का नहीं। आरएसएस मेरे हिसाब से योगी जी को कभी भी बैक नहीं करेगी, क्योंकि योगी जी की पृष्ठभूमि हिंदू महासभा की है। मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं, और यही एक कारण है कि अब कहने को भागवत जी आए हैं, कहने को उन्होंने मोदी जी के ऊपर एक टिप्पणी की है जैसा कहा जा रहा है, लेकिन आप उसी भाषण में देखिए तो उन्होंने मोदी जी की बड़ी बुरी बुरी प्रशंसा भी की है, और उन फ्रंट्स पे की है जिसपे मोदी जी टोटल फेल रहे हैं। उन्होंने आर्थिक पे कहा कि बहुत अच्छा है, उन्होंने इंटरनेशनल पे कहा जहां पे मोदी जी ठीक से फेल हुए हैं। एक और चीज जो योगी जी के अगेंस्ट बार बार चलाई जा रही है, मैं सोचा था नहीं करूंगा, क्योंकि फिर मुझे लगा कि ये बात आपसे शेयर कर लूं। ऐसा कहा जा रहा है कि योगी जी ने ठाकुरों के वोट जो है, राजपूतों के जो वोट है, उसको योगी जी की वजह से वो बीजेपी को नहीं पड़े, और बीजेपी वहां पे एक योगी जी की भूमिका की भी बात होती है। मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये सीएसडीएस की रिपोर्ट है, पब्लिक उसमें अवेलेबल है, टाइम्स ऑफ इंडिया के कल के अखबार में छपी है, वो मैं आपके टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडिंग लगा दे रहा हूं। उस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में उत्तर प्रदेश में 82% राजपूतों ने, ठाकुरों ने वोट दिया था बीजेपी को, और 2024 में ये मत प्रतिशत बढ़ के राजपूतों का हो गया है 89% और 90% के बीच में। ये राजपूतों ने 2019 के मुकाबले 2024 में ज्यादा वोट दिया है, ये सीएसडीएस की रिपोर्ट कह रही है, जो पोल के बाद उन्होंने किया है। अब ये एक आंकड़ा इसलिए जरूरी था कि वो बार बार कहा जा रहा है कि योगी जी की वजह से राजपूत हो गए योगी जी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, बीजेपी अमित शाह के को पीएम बनाने में या नंबर 2 बनाने में या फ्यूचर देखते हुए योगी जी को भले हटाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में एक ही व्यक्ति है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो मोदी जी भी यहीं से जीत के जाते हैं, एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ, जो ओबीसी, यादव, पासी, कुर्मी, ये जो दलित, इन वोटों को जो बीजेपी से भाग गए हैं, इनको वापस ला सकता है। मुसलमान वोटों को नहीं लाएंगे, मुसलमान से में वो बढ़ चढ़ के होंगे। मुसलमान अगर योगी जी होंगे तो शायद इस बार जो 2% मिला है वो 1% वोट मिले, बीजेपी को 2% वोट मिले हैं, ये सीएसडीएस के अनुसार कुल मुसलमानों के, वो शायद 1% भी ना मिले। लेकिन बाकी जो ओबीसीज हैं, जो दलित हैं, उनको वापस लाने का अगर किसी के पास हुनर और किसी के ऊपर उन जातियों का विश्वास है, तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। तो वो नाम आज मोदी जी नहीं रह गए। अंत में मैं खत्म करने से पहले एक चीज बता दूं, मोदी जी की दिक्कत क्या है कि मोदी जी अपने किसी गलती की जिम्मेदारी नहीं लेते। नोटबंदी करके उन्होंने क्या दुर्गति की है इस देश की, वो नहीं मानते हैं। मणिपुर में जो उन्होंने एक
जो जिस तरह से वोट की राजनीति के लिए उन्होंने मणिपुर को जिस आग में झोंक दिया और मणिपुर के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, तो मोदी जी उसको नहीं ओन करते हैं। ये मोदी जी की फितरत में नहीं है कि अपनी गलतियों को, आदमी मर जाए कुछ मर जाए। लेकिन फर्क क्या है कि मणिपुर में 2 सीटें थी, मोदी जी कैन इग्नोर, मोदी जी वहां नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, ये मोदी जी को पता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब आने वाले समय में लोग जो भी कहें, लोगों की काफी ये है कि भाई योगी जी को चेंज किया जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो अच्छा एक और आंकड़ा आ गया है कि करीब विधानसभा इलेक्शन का अगर इलेक्शन होता, विधानसभा के मतलब विधानसभा वाइज अगर वो किया जाए 2024 के वोट को, तो करीब 240 सीट पे इंडिया गठबंधन आगे है 403 में, तो मेजोरिटी ऐसे ही मिल रही है। लेकिन ये सबका मानना है कि अगर वो योगी जी इस समय चेंज होते हैं और खुदा न खास्ता अगर कहीं से मिड टर्म की बात होती है, तो बीजेपी का सफाया हो जाएगा। दूसरा, आज की तारीख में मेरे अनुसार बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में अभी कोई नेतृत्व है ही नहीं जो योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस कर सके, ये मेरा अपना मानना है। वो नेतृत्व हो सकता है 1 साल में खड़ा कर दें, 6 महीने में खड़ा कर दें, लेकिन आज की तारीख में वो नेतृत्व नहीं है। लेकिन हार की जिम्मेदारी तो किसी न किसी के सिर पे डालनी ही है, और सबसे कन्वीनियंट मोदी जी और अमित शाह को योगी आदित्यनाथ ही लग रहे हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।